आज रात के बाद सबको पता चल जाएगा। जब इसका ढाबा ही ना बचेगा, तब देखूंगा कैसे सीना चौड़ा करके पूरे गांव में घूमता है। जब इसका बनाया हुआ घर राख के ढेर में बदल जाएगा, तो इसकी आंखों में जो हार होगी वही मेरी जीत होगी। रामपुर गांव में सुबह हो चुकी थी, पर कड़ाकेदार ठंड के कारण सभी गांव वाले अपने घरों में दुबके पड़े थे। चारों ओर बर्फबारी से ठंड छाई हुई थी। जानवर भी ठंड से कांपते हुए एक कोने में बैठे हुए थे। अरे, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं जी? अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला और देखे ना, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। हाँ नूरी, इस साल वाकई ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है ये ठंड हमारी जान लेकर रहेगी। आज बर्फबारी बहुत है, इसी कारण मैं घर से जल्दी निकल रहा हूँ। अगर आज भी देर हुई तो मालिक मुझे काम से ही ना निकाल दें। अच्छा, ठीक है जी, पर अपना ख्याल रखें। बाहर हर तरफ कोहरा फैला हुआ है। अमन गर्म कपड़े पहनकर घर से निकला था, पर बाहर होती बर्फबारी के कारण उसके शरीर में कपकपी चालू हो गई थी। वो गांव के एक ढाबे पर सफाई का काम करता था। अचानक चलते चलते अमर का पैर बर्फ पर फिसल गया। बाप रे बाप, मेरी तो कमर टूट गई। अब तो मेरे लिए चलना भी कठिन हो गया है। उफ, मेरी कमर। कमर में दर्द होने के कारण अमन बहुत धीरे धीरे चल रहा था। यूं ढाबे पर पहुंचते हुए उसे काफी समय लग गया। वहीं दूसरी ओर साहिर, जो कि वहां का पहरेदार था, ढाबे के मालिक रामू से बोला, मालिक देखिए, 10 बज गए हैं और ये अमन अब तक काम पर नहीं आया। देखिए, ग्राहक भी आने लगे हैं और पूरा ढाबा गंदा हुआ पड़ा है। ये सब आपकी छूट के कारण है। अरे मेरी मानिए तो इसको काम से ही निकाल दें। तो ठीक कह रहा है, इस अम को मैंने ही सर पर चढ़ा रखा है। आने दो जरा, आज तो इसका दिमाग मैं ठीक करता हूँ। साहिर ये सुनकर खुश हो गया। वो हमेशा से ही अमन से चलता था, क्योंकि अमन बहुत ही मेहनत से मन लगाकर काम करता था, जिसके कारण रामू भी उसकी खूब तारीफ कर देता था। ये सब देख साहिर खूब जलता और बस किसी भी तरह से अमन को यहाँ से निकालना चाहता था। जब से गांव में बर्फबारी शुरू हुई थी, तो अमन को काम में आने में देरी हो जाती थी। पर कुछ समय बीता तो अमन ढाबे पर आ गया। अमन, ये तेरे पिताजी का ढाबा नहीं है कि जब तेरा जी चाहेगा तब तू काम पर आएगा। तूने समय देखा है क्या हुआ है? क्षमा चाहता हूँ मालिक, मैं तो घर से सुबह जल्दी ही निकल गया था, पर रास्ते में बर्फ के ऊपर मेरा पैर फिसल गया था। मेरी कमर दर्द कर रही थी, इसी कारण काम पर आने में देरी हो गई मालिक। मैं वादा करता हूँ कल से पक्का समय पर आऊंगा। बकवास बंद कर मालिक, मुझे अच्छे से पता है ये अमन काम से बचने के लिए ड्रामे कर रहा है। मालिक, मेरा विश्वास करें, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। ठीक है, पर ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। ये कहकर रामू और साहिर वहाँ से चले गए और अमन भी चुपचाप अपने काम में लग गया। आज अमन रात देर तक ढाबे पर काम करता रहा। जैसे ही वो वापस जाने लगा, तो उसको रामू के कमरे की लाइट जली दिखाई दी। अरे, ये मालिक तो बाहर हैं, फिर ये इनके कमरे में कौन है? मुझे चलकर देखना चाहिए। इतना कहते ही अमन रामू के कमरे की ओर जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, तो सामने ही साहिर रामू की तिजोरी से पैसे निकाल रहा था। अमन को देखते ही वो घबरा जाता है। साहिर, तू यहाँ मालिक की तिजोरी से पैसे क्यों निकाल रहा है? क्या मालिक ने तुझे कहा है? पर वो साहिर अमन की बात सुनकर तेज आवाज में चिल्लाने लगा, मालिक, जल्दी से यहाँ आए।
देखें, अमन आपकी तिजोरी से पैसे चोरी कर रहा था। साहिर की आवाज सुनकर रामू भागता हुआ अंदर आया। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कब चोरी की? अरे चोरी तो तुम कर रहे थे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें उस तिजोरी से पैसे निकालते देखा है। मालिक, मेरा विश्वास करे, ये अमन एक नंबर का चोर है। जब मैंने इसको चोरी करते पकड़ा तो ये उल्टा मेरा नाम लेने लग गया। दुष्ट आदमी, तू मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा विश्वास करे। बस बहुत हुआ अमन, मैंने तुझे एक आखिरी अवसर दिया था। मुझे लगता था तू गरीब जरूर है पर यहाँ मेहनत से काम करता है, पर मैं ये नहीं जानता था कि तू एक नंबर का चोर निकलेगा। मैं तुझे अब यहाँ काम पर नहीं रख सकता। निकल जा मेरे ढाबे से, दफा हो जा, वरना मार मार कर तेरा कचूमड़ बना दूंगा। मालिक, मेरा विश्वास करें, मैं चोर नहीं हूँ। ये सब उस साहिर की चाल थी। उसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। रामू ने अमन की एक ना सुनी और उसको महीने की पगार दिए बिना ही धक्के देकर ढाबे से निकाल दिया। इसके बाद अमन उदास मन के साथ घर लौट आया। आप आ गए जी? ये क्या, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ है जी? अमन सारी घटना नूरी को सुना देता है। या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब हम क्या करें? आज तो घर का किराया देने की आखिरी तारीख थी और उस रामू ने आपको काम से निकाल दिया। अब हम मालिक मकान को क्या जवाब देंगे जी? नूरी अभी इतना कह ही पाई थी जब घर का मालिक मकान वहाँ आ जाता है। हाँ भाई अमन, चल जल्दी से इस महीने का किराया निकाल। साहब जी, अभी मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। आप कृपया करके मुझे एक हफ्ता दे दें। जैसे ही पैसों की व्यवस्था होती है तो मैं आपको किराया दे दूंगा। अरे तूने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? सब जानता हूँ कि रामू ने तुझे काम से निकाल दिया। अब भला तू मेरा किराया कहाँ से देगा? चल तुरंत मेरा घर खाली कर। हम विनती करते हैं साहब जी, बाहर बहुत तेज बर्फबारी हो रही है। इतनी ठंड में हम दोनों कहाँ जाएंगे जी? वो सब मैं नहीं जानता। अभी के अभी मेरे घर से निकलो। चलो निकलो यहाँ से। वो मालिक मकान सख्त ठंड में इन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। सुनिए जी, इतनी तेज बर्फ पड़ रही है। अगर हम कुछ समय और इसी ठंड में बाहर रहे तो हमारी तो मृत्यु हो जाएगी। आप ही कुछ करें ना जी। नूरी, मैं अपने दोस्त करीम के पास चलता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। चलो मेरे साथ। अमन उदास होकर करीम के घर पहुंच गया क्योंकि उसे लगता था कि करीम उसका सच्चा दोस्त है। वो इस कठिन समय में उसे जरूर सहारा देगा। अरे अमन, तू रात के इस समय मेरे घर किस लिए आया है? करीम, मेरी बात सुन ले मेरे दोस्त। मेरे मालिक ने घर का किराया ना देने पर मुझे घर से निकाल दिया है। बाहर बहुत ठंड है। मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बस आज की रात ही सही अपने घर के किसी कोने में जगह दे दे। मैं तेरे से कुछ नहीं मांग रहा करीम, बस मुझे और मेरी पत्नी को आज की रात अपने घर में रहने की जगह दे दे मेरे दोस्त। क्षमा करना, पर मेरे घर में 2 ही कमरे हैं जिसमें मेरा परिवार रहता है, इसलिए मेरे पास तेरे और तेरी पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है। तू यहाँ से चला जा और मेरे घर के सामने मत खड़े होना। इसके बाद अमन ने कई लोगों से मदद मांगी पर किसी ने उसकी ना सुनी। चलते चलते अमन और नूरी के पैर बर्फ में धंस रहे थे। ठंडी हवा से वो दोनों कांप रहे थे। आखिरकार अमन नूरी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने नूरी को एक ऊंचाई पर बनी गुफा में बिठा दिया जो कि बहुत गहरी और बड़ी थी और अंदर से गर्म भी थी। अमन ने कुछ लकड़ियां लेकर आग भी जला दी जिसके कारण अब वहाँ का तापमान ज्यादा हो गया था और इन दोनों को ठंड नहीं लग रही थी। सुनिए जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए कोई छत नहीं है। इतनी तेज बर्फबारी भी हो रही है और फिर आपके पास कोई काम भी नहीं है। हमारा गुजारा कैसे होगा जी? नूरी, ये गुफा बहुत बड़ी है। देखो तो इसके अंदर काफी जगह है। यहाँ आराम से एक छोटा सा ढाबा बनाया जा सकता है।
अब मैं इसी गुफा में लकड़ियों से एक छोटा सा ढाबा बनाऊंगा। फिर मुझे किसी के पास काम करने की जरूरत नहीं होगी। हम स्वयं मेहनत करके इस ढाबे को चलाएंगे। देखो, इस गुफा के ऊपर कितने विशाल पत्थर हैं जो हमारे ढाबे की छत का काम करेंगे। इसके कारण हम बर्फबारी और ठंड से सुरक्षित रहेंगे। क्या इस कार्य में तुम मेरा साथ दोगी? एक बार फिर से सोच लीजिए जी, क्या आप सच में ऐसा कर पाएंगे? मैंने तो गुफा के अंदर ढाबा बनाने का सपने में भी नहीं सोचा। नूरी, अगर इंसान सच्चे मन से एक चीज के बारे में सोच ले तो फिर वो सूखी और बेकार जमीन पर भी फसल उगा सकता है। तुम अपने पति पर विश्वास रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हम दोनों के भविष्य के लिए ये ढाबा जरूर बनाऊंगा। इतना कहते ही अमन ने आसपास दरख्तों के बांस और टूटी फूटी लकड़ी के टुकड़े जमा करने शुरू कर दिए। फिर शाम होते होते उसने पहली लकड़ी गुफा के बाहर मौजूद सख्त पत्थरों में गाड़ दी और उन्हें जोर से बांध दिया। फिर रस्सियों से बांधकर देखा तो वो पत्थर जरा भी ना हिले। नूरी की आंखों में डर भी था और आंसू भी, लेकिन इन आंसुओं के पीछे थोड़ी सी आशा भी झलक रही थी। उस रात अमन ने ठंडी हवा और बर्फबारी के बीच अपना काम किया। उसकी हथेलियों पर छाले पड़ गए थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक बात थी कि ये गुफा उस जैसे गरीब इंसान का सहारा बनकर आई है। अमन की मेहनत दिन रात जारी रही। कभी वो रस्सी से लकड़ियां बांधता तो कभी बांस जोड़ता। पूरे 3 दिन बीत चुके थे। आखिरकार अमन ने उस गुफा के सामने एक छोटा सा ढाबा बना ही लिया। नूरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरे वाह, आपने तो वाकई असंभव को संभव कर दिखाया जी। गांव में धीरे धीरे अमन के ढाबे के चर्चे होने लगे। लोग दूर दूर से अमन के ढाबे का खाना खाने के लिए आते। नूरी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना सभी को बहुत पसंद आता। वो ढाबा गुफा में होने के कारण बहुत गर्म था। एक आदमी ने कहा, सच में अमन, तू तो बहुत बुद्धिमान निकला। लेकिन जब अमन के ढाबे की खबर उस साहिर को मिली तो उसके दिल में जैसे जलन की आग जल गई। उस ढाबे के मालिक रामू ने उसको स्वयं चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था और धक्के देकर उसको काम से निकाल दिया था, जिसके बाद से ही वो बदले की आग में जल रहा था। गांव वालों के मुंह से अमन की तारीफ उसे एक आंख नहीं भा रही थी। ये अमन तो खुद को बड़ा बुद्धिमान समझने लगा है। देखो तो कैसे गुफा में ढाबा बना के खूब सारे पैसे कमा रहा है। मैंने जो चोरी का आरोप इस अमन पर लगाकर उसे पूरे गांव में बदनाम किया था, लोग वो सब भूल गए हैं। पर मैं भी देखता हूँ इसका ये ढाबा कब तक टिक पाता है। जब इस गुफा में ढाबा ही नहीं होगा तो वो पैसे कहाँ से कमाएगा। अरे मैं आज रात ही उसके ढाबे में आग लगा दूंगा। उसकी वो मुस्कान और मेहनत से बनाया ढाबा सब राख हो जाएगा। अब तो मैं चैन से तभी सोऊंगा जब उसकी आंखों में आंसू देखूंगा। उस साहिर की सारी बातें पेड़ के पीछे खड़े रामू ने सुन ली। वो ये सब सुनकर सोचने लगा, मुझे जल्दी से गांव के सरपंच जी को बताना होगा। वो ही अब इस दुष्ट इंसान को सबक सिखाएंगे। मुझे तुरंत जाना होगा। अमन निर्दोष है, उसने पहले भी चोरी नहीं की थी, पर मैंने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे काम से निकाल दिया था। अब मुझे उसकी मदद करनी होगी। इतना कहते ही रामू सरपंच की हवेली की तरफ भागा। वहीं दूसरी ओर अमन और नूरी उसी ढाबे में गहरी नींद सो रहे थे। उसी समय वो साहिर हाथ में मशल लिए चुपके से गुफा की ओर जाने लगा। आज इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। ये अमन बहुत उड़ता है, समझता है कि गुफा में ढाबा बनाकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है। सब लोग भी इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, पर कोई नहीं जानता कि असल शक्ति मेरे पास है। लेकिन आज रात के बाद सबको पता चल जाएगा। जब इसका ढाबा ही ना बचेगा, तब देखूंगा कैसे सीना चौड़ा करके पूरे गांव में घूमता है। जब इसका बनाया हुआ घर राख के ढेर में बदल जाएगा तो इसकी आंखों में जो हार होगी वही मेरी जीत होगी। साहिर के चेहरे पर खिनौनी मुस्कान थी, मगर जैसे ही वो गुफा की ओर जाने लगा
तो आसमान से बिजली चमकी और वो पैर फिसलने के कारण खाई में गिर गया। रामू सरपंच को लेकर जैसे ही गुफा के पास पहुंचा, वो दोनों हैरान रह गए क्योंकि उस खाई में गिरने के कारण साहिर की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे निर्दय लोगों का परिणाम ऐसा ही होना चाहिए। उस साहिर को अपने बुरे कर्मों का फल मिल चुका है। यूं कुछ महीनों के बाद अमन ने अपनी मेहनत से खुद का एक घर भी खरीद लिया था, जिसमें वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है।